हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। दोस्तों ये सीरीज हमारी हर रोज़ आती है और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाने लायक होते हैं। दोस्तों 30 में से बताएगा कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर आज कितना रहा। दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसका बहुत सारे दोस्तों ने सही उत्तर दिया था कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1917 में हुई थी। उसका बिल्कुल सही उत्तर था। अल्मोड़ा भी बताया था और पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया था। तो दोस्तों उसका बिल्कुल सही उत्तर है 1917 में अल्मोड़ा में ये हुई थी। और इसका गठन 1916 में 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। तो दोस्तों वो था कल का प्रश्न। और कुमाऊं परिषद के वैसे तो 4 तो मुख्य अधिवेशन, लेकिन एक 1923 में हुआ था और एक 1926 में जब अंत में हुआ था। उसके बाद कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था 1926 में। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, यानी कि सिद्धबली कहाँ है, कोटद्वार में, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाल ही में सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? 20 फरवरी 2021 को, 25 फरवरी 2021 को, 3 मार्च 2021 को, 8 मार्च 2021 को। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे 664 प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये सब प्रश्न मैं आपको पहले पुराने वीडियो में दे चुका हूँ। उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और किसके बीच चलिए, तो अगर आप ये भी बताएंगे तो दोस्तों वरना मैं इसका सही उत्तर आपको कल को बताऊंगा, वरना आप पहले बता देंगे, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसका सही उत्तर कितना है। आज का दोस्तों जो हमारा प्रश्नों का संग्राम शुरू होता है वो होता है यहाँ से। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय किसने कालू मेहरा, कहीं पर आपको मेहरा मिलेगा कहीं मेहरा, जो मिले लेकिन है तो कालू मेहरा ही, को गुप्त पत्र लिखकर क्रांति में भाग लेने को कहा था? किसने कहा था? इनमें से आपको बताना है। शाही अली, वाजिद अली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर वाजिद अली। 1857 की क्रांति में वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को गुप्त पत्र लिखकर 1857 की क्रांति में भाग लेने को कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और कालू मेहरा को ही दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। इनका जन्म हुआ था 1831 में चंपावत में, चंपावत के बिछुण गाँव में ये हुआ था, ये बिल्कुल याद रखेगा। बात आई 1857 की, तो 1857 में उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि या पूछा भी गया है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर वाजिद अली शाह, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? 2006, 2007, 2008, 2009। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया 2007 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, गढ़वाल रेजिमेंट। दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट का इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना है। स्थापना की बात करें दोस्तों, जब अंग्रेजों ने उस समय से इनको भर्ती करना शुरू कर दिया था, जो गढ़वाल रेजिमेंट जो गोरखा रेजिमेंट थी पहले उसमें ही किया था जो गढ़वाली सैनिक थे उनको। लेकिन जो पहले अल्मोड़ा में गठन हुआ था, फिर उसके बाद 5 मई 1887 को, 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। फिर उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? लैंसडाउन, जो वर्तमान में लैंसडाउन है, लेकिन पहले जो पुराना नाम हुआ करता था कालो का डांडा, कालो पहाड़ी, तो कालो डांडा पहाड़ी लैंसडाउन का पुराना नाम हुआ करता था। लेकिन फिर यहाँ स्थापित कर दिया गया 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में। लैंसडाउन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लैंसडाउन जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम पर वो यहाँ आए थे, इसलिए लैंसडाउन नाम रख दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है वो कब दिया गया? इसका सही उत्तर 2007 में। अगला क्वेश्चन है बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रवर्तक, सूत्रधार, प्रणेता, कुछ भी आए तब आपको सही बताना है। समरपाल सिंह, शमशेर सिंह बिष्ट, गौरा देवी। इसका सही उत्तर विजय जड़धारी, विजय जड़धारी को जाना जाता है। बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक, सूत्रधार, प्रणेता यही हैं विजय जड़धारी। और ये चला था 1987 में, 1987 में। सन भी आ सकता है एग्जाम में। और विजय जड़धारी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। तो बीच बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी 1987। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों खेल से प्रश्न है और एक क्वेश्चन तो खेल से आता ही है चाहे कैसे भी आए।
निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के खिलाड़ी को वर्ष 1983 में राष्ट्रपति द्वारा एशियाई खेलों में मुक्केबाजी, इनका संबंध मुक्केबाजी से है, में रजत प्राप्त करने पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत किया गया था? परीक्षावाणी में प्रश्न मिल जाएगा, लंबा चौड़ा लग रहा होगा लेकिन घबराने वाली कोई बात है नहीं। इसका सही उत्तर आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवी चंद्र और ललित प्रसाद। धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र पुनेड़ा इसके सही उत्तर हो जाएंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ी राजेंद्र पुनेड़ा को 1983 में राष्ट्रपति द्वारा एशियाई खेलों में किस खेलों में मुक्केबाजी से इनका संबंध था, रजत प्राप्त किया था और इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत, विभूषित, जो भी कहें, ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी भोलूराम नौटियाल, आपने कहीं भोलूराम ही ज़्यादा पढ़ा होगा बुक में, पर पूरा नाम भोलूराम नौटियाल, वो नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे? वो कौन सा आंदोलन था? ढोलापालकी आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार में तो कुछ रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, कीर्तिनगर आंदोलन, कोटा खर्रा आंदोलन। तो दोस्तों कुली बेगार आंदोलन वैसे ही हट गया क्योंकि रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। डोलापालकी आंदोलन, दोस्तों डोलापालकी आंदोलन 1928 या कहीं 30 देखने को मिलता है। जैनंद भारती, ये भी नहीं, दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिनगर आंदोलन। कीर्तिनगर आंदोलन प्रभावी कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में। 1948 में। फिर उसके बाद एक साल के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय भी हो गया था। कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में नागेंद्र सकलानी और भोलूराम नौटियाल इसमें शहीद हो गए थे। ये कोटा खर्रा आंदोलन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कोटा खर्रा आंदोलन ये था कि जो सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों को, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि देना या फिर भूमि वितरण करना, ये कोटा खर्रा आंदोलन में ये था। इसका सही उत्तर कीर्तिनगर आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दोस्तों बहुत गलती होने वाली, लगभग इसमें 10% लोग इसको सही करने वाले, 90% ये क्वेश्चन इसको गलत करने वाले हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, शुष्क काष्ठ, वन काष्ठ या फिर समीधा। तो जिन जिन लोगों ने वन काष्ठ किया बिल्कुल गलत है, शुष्क काष्ठ भी नहीं। जिन्होंने हवन सामग्री की है उनका तो बिल्कुल ही गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द है, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द जो कहते हैं, ये हो जाएगा समीधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। अब दोस्तों ये त्रुटिपूर्ण यहाँ से जरूर आता है, वाक्य शुद्धि से एक प्रश्न जरूर आता है। आज दोस्तों संधि, विलोम शब्द ये सब कुछ नहीं है, आज अलग तरह के प्रश्न है, क्योंकि हर रोज कुछ क्वेश्चन लेने होते हैं तो आज अलग है ये। उसके बाद आएगा अलंकार का। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है और इसका आपको सही उत्तर बताना है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। अच्छा, कहीं गए होंगे। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी कि इसमें 3 शुद्ध होंगे और 1 होगा अशुद्ध। तो आप लोग को सोचना है इसमें से, इसको ध्यान से देखिए। संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, ठीक है, संभवतः मैं रविवार को आऊँगा। और रविवार को दोस्तों 100 जो क्वेश्चनों का फुल प्रैक्टिस सेट भी आएगा हमारा, जो 100 क्वेश्चनों का फुल। और संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, बिल्कुल सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, डायलॉग भी सही मारा है, ये भी सही है। विद्या सदैव रहने वाला धन, ये देखिए दोस्तों सदैव जो है ये गलत लिखा है, तो इसको होना चाहिए इस तरह से। तो यही हो जाएगा हमारा त्रुटिपूर्ण वाक्य। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, यानी कि कुछ चुनाव में गड़बड़ हो सकती है, कहने का मतलब इनका। मुझे आशंका है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी, क्योंकि यहाँ पर हमको त्रुटि दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों अलंकार आपको बताना है। एग्जाम में भी पूछा गया है पहले एक आध बार, और हर जगह बना है प्रश्न, और जगह भी पूछा गया है, हमारे राज्य के पेपर में भी बना है और जगह भी पूछा गया। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिलीमुखधारी। सिलीमुख में अलंकार है, ये आपको बताना है। सिलीमुख में अलंकार है सलेश, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, उपमा। तो सिलीमुख में अलंकार पूछा, ये जो सिलीमुख है इसमें हो जाएगा दोस्तों सिलीमुख की। अगर हम बात करें तो सिलीमुख के यहाँ पर 2 अर्थ दिखाई दे रहे हैं। सिलीमुख एक तो हो गया दोस्तों क्या, बाण, और एक हो गया भौरा। तो इसका सही उत्तर अर्थ हो जाएगा, जहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर होता है सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ होता है चिपकना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न बनेगा F5, कंट्रोल प्लस F5, F11 या फिर शिफ्ट प्लस F11। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा F5 ऑप्शन नंबर ए। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए F5 को हम दबाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अब अनुच्छेद से दोस्तों जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इस अनुच्छेद में क्या है, इस तरह से प्रश्न जरूर बनते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो बहुत लोग गलती करेंगे इसमें। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ नृत्य दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए राज्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओडिशा। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर सोच लिया होगा, ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन कई बार कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो कथकली केरल का कई बार पुराने पेपर में बनाया प्रश्न है। अब सही हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ओडिसी। तो इस तरह से हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा केरल, कथकली केरल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद फिर उत्तराखंड आएगा और इस तरह से और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिख रहा है। और अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो जब खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो उसके बाद आप वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा। अगला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और या फिर एनी बेसेंट। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब करेंगे हम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को करेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय आया होता तो यहाँ पर तब हम करेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में और 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक के। एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजिनी नायडू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन यहाँ पर आपको भरना है में किया गया था। 1936 में किया गया था, 1939 में किया गया था, 1942 में किया गया था या फिर 1945 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1936 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर डेट आएगी तो डेट है 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वीडियो में प्रश्न आ चुका है पहले। अब दोस्तों आपको जो ऑप्शन के हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, राजाजी। अब दोस्तों सभी को भली भांति पता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का है नहीं, एशिया का ही नहीं, उत्तराखंड का, मतलब जो भी कहें प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए 2 किस्में हैं, 3 इसमें, ये ऑप्शन कट गया, इनमें से कोई नहीं, इसको फिलहाल छोड़ ही देते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले नंबर पर आएगा। अब दूसरे में ही आपका उत्तर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों कौन सा बना था? 2 के बाद है कि गोविंद बना था या फिर बना था राजाजी। तो दोस्तों उसके बाद बना था कार्बेट के बाद आ जाएगा राजाजी, कार्बेट के बाद आ जाएगा राजाजी, कार्बेट के बाद आ जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। रुको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, गंगोत्री है 1989 में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है 1983 में और गोविंद है 1980 में।
गोविंद है 1980 में। तो दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पर कार्बेट के बाद गोविंद है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। उसके बाद राजा जी और उसके बाद एक गंगोत्री 1989 में, जो कि सबसे बड़ा है, जो कि सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। अब 6 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहीं से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड योजना शुरू हुई है, तो इन्हीं 6 राष्ट्रीय उद्यानों से कुछ ना कुछ स्थापना, मिलान, वर्षों के बढ़ते क्रम, कुछ भी इस तरह से प्रश्न यहाँ से अक्सर बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड स्थित है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, अल्मोड़ा। अब दोस्तों ये तो है लाल कुआं में, लेकिन लाल कुआं उधम सिंह नगर नहीं, तो लाल कुआं करेंगे हम नैनीताल। लाल कुआं नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड, तो ये हो जाएगा लाल कुआं नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में तालियों की गड़गड़ाहट एवं चूड़ियों तथा पायजेबों की झंझनाहट का विशेष स्थान होता है? किस नृत्य में? थड़िया में, मयूर नृत्य में, और खुदेड़ नृत्य में, या फिर चौफुला नृत्य में? अब दोस्तों खुदेड़ नृत्य तो होगा नहीं, खुदेड़ नृत्य अपनी मायके की याद में गाया जाता है, ये तो होगा नहीं। थड़िया नृत्य ये भी नहीं होगा पहली बार मायके आने पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौफुला नृत्य में तालियों की गड़गड़ाहट एवं चूड़ियों तथा पायजेबी की झंझनाहट का विशेष स्थान होता है चौफुला नृत्य में। चौफुला ये भी गढ़वाल में होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पुस्तक पूछी गई है, ये किसकी है? एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, प्रसिद्ध रचना किसकी है? ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, इंपोर्टेंट प्रश्न है। लीलाधर जगूड़ी, शिवानंद नौटियाल, राजेंद्र धस्माना, या फिर उमा दत्त शर्मा सतीश? आपने उमा शंकर सतीश भी पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, उमा दत्त शर्मा सतीश या उमा शंकर सतीश, तो ऑप्शन नंबर सी, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा, आया भी है कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में, तो उमा शंकर सतीश बिल्कुल याद रखेगा। शिवानंद नौटियाल दोस्तों, इन्होंने एक पत्रिका का जो संपादन किया था दिल्ली से, शैलोदय नामक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। इनकी रचना है गढ़वाल का लोक नृत्य, गढ़वाल का लोक नृत्य, ये भी आ सकता है एग्जाम में। लीलाधर जगूड़ी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, उमा दत्त शर्मा सतीश, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के समुचित विकास के लिए पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? मई 2012 में, मई 2015 में, जून 2010 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी मई 2012 में। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के समुचित विकास के लिए पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना 2012 में, मई 2012 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। संस्कृत अकादमी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी 2005 में, और 2020 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड सनातन ये कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा, उत्तराखंड के किस समाज सेवक एवं पर्यावरणविद को वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, शायद पूछा भी गया था, नहीं पूछा गया था, लेकिन 2020 है, ज़्यादा एग्जाम हुए नहीं है, लेकिन 2020 ये प्रश्न जरूर बनेगा किसी न किसी एग्जाम में, या तो सुमेलित करने के लिए बनेगा या किसी न किसी रूप में जरूर बन सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के समाज सेवक, पर्यावरणविद बिल्कुल हैं, पर्यावरणविद हिस्को के संस्थापक भी हैं, पर्यावरणविद बिल्कुल याद रखेगा। और इनका संबंध है कोटद्वार पौड़ी से, कोटद्वार पौड़ी से इनका संबंध है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद हैं, न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं खूब, और अनिल प्रकाश जोशी बिल्कुल याद रखेगा। 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुंवर सिंह नेगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कुंवर सिंह नेगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्यावरण जागरूकता अभियान, ब्रेल लिपि के विकास के लिए, और गंगा सफाई अभियान के लिए, या छात्र आंदोलन अभियान से? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर ब्रेल लिपि के विकास, ऑप्शन नंबर बी। इनको गढ़वाल का हातिम ताई भी कहा जाता है। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बना था, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है?
गढ़वाल का हातिम ताई, कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के विकास के लिए 1990 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2006 में आरबीआई की शाखा उत्तराखंड किस जिले में खोली गई? देहरादून, नैनीताल, रुड़की, हरिद्वार। अब आप दोस्तों खुद ही समझ गए होंगे ऑप्शन देख के। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कब की गई थी? एक एग्जाम में ये पूछा गया कि आरबीआई की शाखा देहरादून में कब खोली गई। तब जून 2006, जून 2005, इस तरह से ऑप्शन बने थे। तो जून 2006 एक ऑप्शन ये बन गया। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा खोली गई थी देहरादून में। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप ऑप्शन से बिल्कुल देख के वैसे भी करते हैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें देहरादून में। अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए या फिर हीरे के लिए? एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि जापान में कौन सा द्वीप है, तो होन्शु। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु नामक द्वीप है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन नदियों समूह का तिब्बत है? तिब्बत दिखाई दे रहा होगा। तिब्बत में जन्म होता है, या तिब्बत में जन्म होता है, उद्गम होता है, उद्भव होता है, निकलती हैं, ये आपको बताना है। अब दोस्तों इनको आपको सोचना है। एक नंबर आपका इसमें पक्का है। निश्चित रूप से आप मान के चलिए ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी जैसे है, एसआई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि, और बीडीओ बीपीडीओ, कांस्टेबल में भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह कनिष्ठ सहायक में भी जरूर बन सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस तरह मान सकते हैं। तिब्बत में इनका जन्म होना चाहिए। गंगा, अब आप गंगा देखते यमुना देखते, बिल्कुल हटा दीजिए इनको। फिर गंगा है तीसरे ऑप्शन में, इसको भी हटा दीजिए। अब 2 ऑप्शन आपके सामने। सतलुज सही है, सतलुज यहाँ भी सही है, पर रावी नहीं होगा, रावी नहीं होगा। तो रावी हिमाचल से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो 1 नंबर इसमें आपका पक्का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निश्चित रूप से आप कहीं एग्जाम देने जाए, ये एग्जाम में जरूर प्रश्न बनता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? नीति आयोग और वित्त मंत्रालय, संसद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई? तो दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति बनाने का जो काम है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपने थंबनेल में देखा होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। विजय केलकर को, और अरविंद पनगड़िया, सी रंगराजन या फिर एन के सिंह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वां वित्त आयोग दोस्तों जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन के सिंह को बनाया गया है, नियुक्त किया, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये प्रश्न लगातार 1-2 साल तक और भी बनता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। अगला क्वेश्चन है, जेएनयू द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, निबंध, चरित, अंग? अब दोस्तों ये निबंध तो हटा दीजिए, प्रबंध, चरित या फिर अंग? तो जेएनयू द्वारा दोस्तों अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए, 50-50 में आप पहुंच गए। चरित, अंग, तो आपने सीधे अंग लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा बिल्कुल सही, और 1 नंबर भी पक्का। तो अंग हो जाएगा, जेएनयू द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, केशव या फिर कबीर? अब दोस्तों इसको आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। इसका सही उत्तर कबीरदास। निर्गुण काव्य धारा सूर, तुलसी, ये दोस्तों सगुण काव्य धारा के हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। कबीरदास, साकी, समद, रमेनी, बीजक, इनका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रश्न बनता है बीजक से कि बीजक किसकी रचना है, तो कबीर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है? अष्टमी के दिन, पंचमी के दिन, रामनवमी के दिन, सम्मत पर्व के दिन? अच्छा, ये तो अष्टमी के दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पहली बात दोस्तों याद रखिए, सीधे सीधे एग्जाम बनेगा कि बाला सुंदरी का जो मेला लगता है किस जनपद में लगता है? काशीपुर उधम सिंह नगर। काशीपुर ये दोस्तों बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी, अभी जो चैती अभी जो लगा होगा, बीपीडीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था पिछली बार। ये बाला सुंदरी देवी
की पूजा होती है, माँ की बाल रूप में पूजा होती है इधर। अष्टमी के दिन ये मेला लगता है काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है औषधि विज्ञान, भूविज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो दीवान सिंह भाकुनी दोस्तों इनका संबंध है औषधि विज्ञान से। दीवान सिंह भाकुनी औषधि विज्ञान से इनका संबंध है। भूविज्ञान से खड़क सिंह वाल्दिया हैं, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? सिंपल इतना याद रखिए कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है हमारे यहाँ 9 सितंबर को, 15 सितंबर को, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। पहली बार दोस्तों घोषणा हुई थी 2014 में, और पहली बार जो हिमालय दिवस मनाया गया था 2015 में। सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा कि पहली बार हिमालय दिवस कब मनाया गया उत्तराखंड में, किसी तरह से बन सकता है पहली बार हिमालय दिवस कब मनाया गया। तो 2015 में आपके सामने 2014, 2015, 2016, 2013, 2017 इस तरह से ऑप्शन बन सकता है। 2015 में पहली बार मनाया गया हिमालय दिवस। बाकी 9 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। तो ये भी 2 दिवस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हिमालय दिवस ये याद रखिएगा 9 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और आपके 30 में से कितने से हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।